आज हम लोगों का सेक्शन 60 होगा ना। सेक्शन 60 हो गया ना। सेक्शन 60 सर 63 होगा। 63 होगा। यस हाँ, सर। 60 हो गया सर। हाँ सही है। 63 होगा सर। 63 land which may be allotted for abadi sites. The subdivisional officer may, of his own motion or on the resolution of the Bhumi Prabandhak Samiti, earmark the following clauses of land for the provision of abadi sites for allotment to persons specified in section 64. किसको किसको करेंगे? All land interested are deemed to be interest to a gram panchayat under clause 1 of the subsection 2 of section 59. पहले बताया गया तो समस्त ग्राम की भूमि जो है वो ग्राम को समर्पित। All lands coming into possession of gram panchayat under any other provision of this code, notwithstanding anything contained in any other provision of this code or in the UP Panchayat Raj Act 1947, the Bhumi Prabandhak Samiti may, with the previous approval of the subdivisional officer, allot the following clauses of land for the purposes of building houses. आप समझना किसको किसको। पहला, any vacant land referred to in subsection 1, any land earmarked for Abadi sites under the Uttar Pradesh Consolidation of Holding Act 1953, any land acquired under the provision of Land Acquisition 1894 and the right of fair compensation and transparency in land acquisition, provision and resettlement of Act 2013. यानी ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। किस भूमि को आवंटित किया जा सकता? आबादी स्थलों के लिए, लोगों के रहने के लिए किन भूमियों को आवंटित किया जाता है? कौन कर सकता? तो उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर रेजोल्यूशन। सेक्शन 64 के अंतर्गत, यानी सेक्शन 64 में जो व्यक्तियों को बताया गया, उन व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है। 59 का सब क्लास 2 का खंड 1 देखिए क्या है उसमें। देखिए पहले वो तो है तो ग्राम सभा में, सब ग्राम पंचायत में कौन कौन सी भूमि है आपको मैंने चिन्हित करवा दिया था। उसमें से समस्त भूमि ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि। भवन निर्माण के लिए, यानी उसके अंतर्गत धारा 59 के, देखो जरा धारा 59 है, देखो इसका फरमान। यस सर। धारा 59 क्या कहती है? भूल जाते हो यार रोज। सेक्शन 59। सर ये बताता है सर, लैंड वेदर कल्टीवेटेड और अदरवाइज एक्सेप्ट लैंड फॉर द टाइम बीइंग कंप्राइज्ड इन एनी होल्डिंग और ग्रुप। और सर वो क्या क्या ट्रैकिंग उसका वो रहेगा, भू प्रबंधक समिति को दे दिया जाएगा, जो सरकारी संपत्ति होगी जैसे आबादी की जमीन वगैरह। वो तो सरकारी जमीन को जो दिया जाएगा वो तो उसका हो ही जाएगा। धारा जी 59 में जितनी भी
भूमियों का प्राधिकार जो है वो ग्राम पंचायतों के पास है। अब धारा 59 में मैंने आपको क्या बताया था कि पहली चीज तो ये है कि सभी भूमि जो है वो सरकार की है। फिर उसमें जो चरागाह है, कब्रिस्तान है, शमशान है, घाट है, उर्वरक है, सब चीजें है ना। तो टू का जो सब क्लास 1 है, इनमें जितनी भी भूमियां हैं, इन सब भूमि को सरकार अपने अंडर में रखती है। अब उसमें से कोई लैंड ऐसी है जो आबादी स्थल के लिए उपयुक्त हो सकती है। जैसे मान लो चरागाह है, अब वो आबादी के करीब आ गया है, तो उस जमीन को हम आबादी में कन्वर्ट करके चरागाह के लिए आगे कहीं व्यवस्था कर सकते। कोई आबादी स्थल है, ठीक है, उसको हम आबादी स्थल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट क्या, कन्वर्ट है ये वो ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से करके धारा 63 में जितनी बातें हैं, उन समस्त बातों को क्या किया जाएगा, आबादी के लिए लोगों में हम उस लैंड का कन्वर्जन कर देंगे, यानी अलॉटमेंट कर देंगे, कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक। अब उसमें देखो होता क्या है ना कि एक तो आपका जो कंसोलिडेशन एक्ट, उसमें ये कहा गया कि भैया ये भूमि जो है ये आपकी आबादी स्थल की है, ये कहा गया चरागाह भूमि की है। तो अब उनमें से अगर किसी लैंड को हमें जरूरत पड़ गई, ग्राम पंचायत को, सरकार को, मान लो जैसे आबादी स्थल है, अब यहाँ पे हमको कुछ लोगों को बसाना है बाहर से लाके, तो हमें तो कोई नहीं रोक सकता, सरकार को कोई नहीं रोक सकता, वो बसा दे। लेकिन अगर उस गांव के बगल में आपकी खेती है और उस खेती को आबादी के रूप में हमें प्रयोग करना है, आबादी की तरह, तो उस लैंड का हम एक्विजिशन कर लेंगे 1894 के अकॉर्डिंग, और उनको कंपनसेट कर देंगे। तो कहने को मतलब अल्टीमेटली इस धारा का उद्देश्य ये कि जो भूमि बताई गई है वो तो राज्य सरकार की, राज्य सरकार के माध्यम से ग्राम पंचायत में आ गई। नदी नाले ये जितने सब सरकार की है, सरकार के बाद ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत के निवासियों के उपभोग के लिए। अब उसी में से जो आबादी स्थल है वो भी गांव के लोगों के लिए है। आबादी स्थल नहीं है, गांव के बगल में आपकी जमीन, आपकी भूमि धरी है, अब आपको गांव जरूरत है किसी आबादी स्थल की, तो आप उसको कंपनसेट करके उसको ले लीजिए आबादी के लिए। ये पूरी व्यवस्था है। यानी सरकार आबादी के लिए भूमि का अर्जन भी कर सकती है, ठीक है। अब इनका आवंटन कैसे करेगी आबादी स्थलों का, भूमि तो हमने ले लिया भाई, जब जब तक खाना बनेगा नहीं, खाना मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो जब तक लैंड होगी नहीं आबादी की, जब तक मिलेगी नहीं किसी को। तो पहले अगर मान लो चकबंदी के टाइम से हमारे पास छुटी हुई है आबादी, तो उसको हम बांट देंगे। लोग बढ़ रहे हैं, जमीन तो बढ़ नहीं रही, मतलब जमीन खत्म हो गई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से तालाब को पूर देते हैं, या कोई तालाब ऐसा जो गांव के बीच में पड़ गया है, लोग इधर उधर से उसको दबा रहे हैं। अब उसकी उपयोगिता गांव के लिए नहीं बची है, तो उसको क्या करेंगे, उसको आबादी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। आबादी उसमें कन्वर्ट करके वो तालाब की अगर कहीं व्यवस्था आगे हो सकती है तो आगे व्यवस्था कर देंगे तालाब की।
जैसे अभी मनरेगा के अंतर्गत किया गया था, तो पुराने तालाबों को जहाँ जरूरत थी खुदवा दिया गया, जहाँ पे डैमेज हो गए लोगों ने कब्जा कर लिया, या जिसका वो करके उसका नेचर बदल के दूसरा चीज वहां पे स्थापित कर दिया गया। तो बात समझ में आई नहीं आती। आबादी स्थल, अब आबादी स्थल का जो धारा 63 में जो भूमि बताई गई है, 59 की भूमि को धारा 63 में आबादी स्थल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, और उस 63 को फिर यहाँ पे 64 में बांटने का प्रोसेस है। बात समझ लेना आप, 59, 63, 64। बात समझ में आ रही है कि नहीं अखिलदीप, फरमान? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। रुखसार, माजिद, अपर्णा, बस 4 ही 5 लोग, बाकी सब यस योद्धा सर। कहाँ गए? फराह। 6 लोग हैं सर बस। हाँ, अरे कौन कौन बोला? सर अरे सर हम भी करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ अ, बोलो। जैसे आबादी की संपत्ति का आवंटन करेंगे तो किसके प्रस्ताव पे किया जाएगा? हाँ? अरे यार, कैसे पता इसका चले? प्रस्ताव ग्राम प्रधान करता कैसे? है। जी सर, यही। ग्राम प्रधान करता है, और विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बोलते हैं ना कि अब जो आबादी बढ़ी अलॉट कर दीजिए आप इनको, तो वो रहता तो एनी टाइम है। वो जब भी प्रपोजल भेज देगा, जब सरकार की नीतियां आएंगी, अगर मान लो कभी कभी होता है सरकार को अच्छी एक कॉलोनी बनाना है, या उन्हें लोगों को कॉलोनी दिए, गरीब लोगों को, है ना, कॉलोनी, अब उनके पास जमीन नहीं है, कॉलोनी तो आ गई, तो सरकार क्या बोलेगी कि इनको लैंड भी प्रोवाइड कराइए, जमीन दीजिए इनको। तो वो प्रपोजल प्रधान के माध्यम से लैंड, अब चूंकि भूमि प्रबंधक समिति कौन है? भूमि प्रबंधक समिति में कौन है? सेक्रेटरी होता है, प्रधान होता है, लेखपाल होता है। और ये खुली सभा में, अमूमन खुली सभा में बैठकर भैया किसको आवास की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, चिन्हित करता है प्रधान। वरीयता क्रम यहाँ पे दिया हुआ है, इस वरीयता क्रम में आप गांव के लोगों को पहले चिन्हित करिए। वो प्रपोजल आगे जब जाता है, फिर यहाँ से निकलने के बाद वो जाता है एसडीएम के पास। एसडीएम उस पे फाइनली, मतलब सारे प्रोसेस होते हुए फाइनली वो एसडीएम के पास जाता है। एसडीएम आवंटन पे जब साइन कर देता है, ओके हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं मिस्टर फरमान? यस सर, क्लियर। तो वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा, लिखा है ना साफ साफ। तो पहला नंबर किसका है? ग्राम सभा में रहने वाले एससी एसटी या अदर बैकवर्ड क्लास। फिर उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग। ये वरीयता क्रम है। एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कह लो ना, गरीबी रेखा के नीचे जो बीपीएल वाले होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। ठीक है, अब यानी इन बिरादरियों में, इन जातियों में वो बंदा कृषि श्रमिक है या वो कारीगर है। कारीगर किसका होगा? लोहे का, लकड़ी का। तो सबसे पहला हक, यानी पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। फिर उसके बाद ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक, या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रहने वाला कृषि श्रमिक है, ऊपर भी कृषि श्रमिक है, ऊपर भी ग्रामीण कारीगर है, नीचे भी ग्राम, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या हुआ? सर मिस्टर वो फरमान बोल पर्टिकुलर रहे हैं। एससी एसटी की बात हो रही है सर, ये जर्नल वालों की बात हो रही है। अब यहाँ पे कोई भी हो, कोई अन्य जो श्रमिक है, अब यहाँ पे आपके साथ कोई डिग्निटी नहीं लगेगी, एससी एसटी आप नहीं, दूसरे क्रम कोई भी हो सकता है।
यानी यहाँ पे यूं कह लो कि ये जो दूसरा पॉइंट है, ये सबके लिए परमिट करता है, ये जनरल बोगी की तरह है, कोई भी आके बैठे, है ना। लेकिन ऊपर है कि रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है, बस दोनों में ये फर्क है। ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा या निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति परंतु उसी श्रेणी के अंतर्गत, या लगाओ ना यथा, या विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग। अब उसी वर्ग में, एससी वर्ग में, एसटी वर्ग में, पिछड़ों में या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के, उसमें भी अगर विधवा है और शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कपरना, यस सर, आ गई। अब कहता है कि किसको भैया, तो बोलता है कि इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ना तो कोई भवन ना हो या आवास अपर्याप्त, घर नहीं होना चाहिए, या जो है वो छोटा है, परिवार बड़ा है। तो अब उस प्रायोरिटी में ये लोग आएंगे। अब पता लगा एससी समुदाय के हैं, एसटी समुदाय के हैं, बड़ा से घर बना हुआ है गांव में, तो कह रहे साहब इसमें तो लिखा है ना कि पहले एससी को दीजिए आप। ना ना ना, तुम्हारे पास है ना, बना हुआ है, सब क्लास टू देखिए, सब क्लास टू मना कर रहा है कि नहीं नहीं आपके पास है, एक बेटा है, दो घर है, नहीं हो पाएगा, आप अपने मिलेगा, आप पात्र नहीं हो। सब क्लास थ्री कहता है कि इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर धारित किया जाएगा जो बीत किया, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन भी उसकी होती है कि इतने दिन में आपको घर बना लेना है, अगर नहीं बना पाए तो वापस सरकार को चली जाएगी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आवंटी विवाहित व्यक्ति और उसकी पत्नी जीवित है तो वो इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्सेदारी की सह आवंटी होगी। मतलब समझे, बहुत विडंबना है। पुरुष लोग पहले बहुत स्वतंत्र तरीके से जीवन जीते थे, अब हर जगह पत्नी जो है खोद पेच करने लगी, सुकून से नहीं जीने दे रहे, है ना। नहीं, कहने का मतलब आपके नाम अगर आबादी मिल रही है एक बिस्वा, तो उसमें आधा बिस्वा पत्नी का, आधा बिस्वा आपका, तो वो सह स्वामी होंगे, सह आवंटी होंगी। पहले होता था कि पति के नाम हो गया तो पत्नी को हो जाता, अब तो और उल्टा किया है कि अब बाप का नाम नहीं होगा राशन कार्ड में, मगर माता का नाम जरूर, है ना। पूरी सल्तनत सौंप दो महिलाओं को, क्या दिक्कत है? क्यों अपर्णा, यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। कह रही हाँ सर सही है। नहीं, वो बोझा नहीं ढो पाओगी, ले तो लोग लेकिन बोझा नहीं ढो पाओगी। वो बहुत बहुत जिम्मेदारियां होती है, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना। आज के जी कहता है ना, जिसको नहीं मिलता उसको शौक होता है, और जिसको मिलता है उसको लगता है यार कब हटेगा ये, है ना, जिम्मेदारी। क्यों अखिलदीप? यस सर, जिसके पास ये तो उसको कदर नहीं होती सर, जिसके पास होता है उसको कदर नहीं होती उस चीज की। अब देखो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा सुनना ध्यान से। जो अभी आप लोग नौकरी नौकरी सपने देख रहे हो ना, तो भाई पावर के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा, पैसे के लिए तो आदमी कुछ भी करेगा। लेकिन एक बात है, नौकर नौकर ही होता है, चाहे जितना पावर ले ले, चाहे नौकर नौकर ही होता है।
ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैंने कई लोगों को देखा है बोलते यार हमसे अच्छे तुम हो, कि कम से कम अपने हिसाब से चलते तो हो, अपनी अपना जीवन तो जी रहे हो, कि जहां मर्जी होती जाते हो, जहां मर्जी होती नहीं जाते हो, कब जाना है कब आना ये आप पे डिसाइड है। लेकिन नौकरी में आप पे डिसाइड नहीं है, आपकी वहां पे कोई इच्छा नहीं चलती, सिर्फ सीएल ईएल की इच्छा चलती है बस। उसके बाद आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगी, वहां कुछ भी हो जाए आपको जाना ही जाना है, काम करना ही करना है, कुछ भी। तो एक दिन एक एसडीएम साहब से बात हो रही, कह रहे यार हम लोगों से अच्छा तो एक चाय की दुकान वाला होता है, जब उसकी मर्जी होती है सोने के बहाने बंद कर दे, हमको नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है, मजबूरी है जाना है। वो सेंस में तो सही है सर, लेकिन जब पावर की बात आती है तो उसी चाय वाले को आप कितनी बार दौड़ाते हो, ये भी तो देखिए आप क्यों दौड़ाते हो। क्या करे, नहीं दौड़ाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, सैलरी पे कोई ध्यान नहीं रहता, पैसा बाहरी पैसे पे ध्यान रहता है। तो इसलिए जब तक जिंदगी है ना, अब जब तक आजाद हो, जब तक जैसे चाहो वैसे जी लो, उसके बाद जब बंध जाओगे ना तो फिर छुट्टी के बिना बिना परमिशन के आप निकल नहीं सकते हो। जैसे घर की बहू, बेटियां जब बहू बनती है ना तो फिर बस जस्ट लाइक बहू हो जाती है, बिना परमिशन के नहीं जा सकते आप। 65 पढ़ा देगा, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है। रुखसार इसीलिए बोलते हैं ना एडवोकेसी जितना प्राइड प्रोफेशन है ना वो कुछ नहीं है उसके। हाँ, माजिद माजिद को सबसे ज्यादा अनुभव है इस क्षेत्र का। ये तो सर रोड पे क्लास कर रही है। रोड पे, हाँ ये रोड ही बैठ के करती, बिजली के खंभे के लिए वो अब्राहम लिंकन की तरह, है ना। मेरा घर ही एक सर इधर ही है कि रोड की जैसे ही है। चलिए, आवंटी को कब, अब जैसे आपको आवंटन हो गया, ये आपका, देखो गांव कभी चौकोर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, आड़े तिरछे ही मिलेंगे गांव, कभी चौकोर नहीं मिलेंगे, कभी वेल प्लान्ड गांव। उस गांव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो वेल प्लान्ड नहीं हो, ठीक है। और वो कहीं आड़े तिरछे चौड़े सकरे है ना, जैसे होंगे वैसे। अब इस गांव के बगल में ये आबादी का क्षेत्र था, प्रधान जी ने यहाँ पे 25 लोगों को आवंटन कर दिया, 25 लोगों को घर दे दिया उन्होंने। अब इसमें वो अपना घर बना ले, आगे शहर छोड़ दे, इधर घर बना ले, इधर शहर छोड़ दे, इधर घर बना ले, इधर शहर छोड़ दे, इधर घर बना ले, करके अपना ये बढ़िया बना लिया। टेढ़ा मेढ़ा जो भी होता है अमूमन बांट देते, बचाते। जब टेढ़ा होता तो आगे रोड निकाल देते, पार्क वार्क नहीं निकालते, रोड निकालेंगे या सीधे फिर कहेंगे ठीक है इसे तुम कब्जा। अब जब ये आवंटन हो गया है तो अब हो सकता है कि इस पे पहले से कोई व्यक्ति कब्जा किए रहा हो, जैसे अभी झुग्गी झोपड़ियों के बारे में होता है। हो सकता है कि इस पे किसी का पेड़ खड़ा हो, ये भी तो हो सकता है। तो धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया है, आबादी भूमि का आवंटन किया गया है। सेक्शन कौन कौन से लिखोगी? 59, 63, 64 और 64। 65 सर। अभी किसी भूमि का आवंटन किया गया और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न, यानी कि ये हमने इसको फरहा के नाम किया है। अब फरहा की जगह पे तहजीबा ने कब्जा करके रखा है पहले से, ठीक है, ये पहले से यहाँ पे काबिज है, अब ये मिल गई है फरहा को, ठीक। बात समझ रहे ना। उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न, आवंटी से भिन्न कौन है? तहजीबा है। किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो, तहजीबा के अधिभोग में ऐसी भूमि है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकेगा।
सकता है। अब फरहा को एसडीएम स्वतः प्रेरणा से इसका अधिभोग दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर भी ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा। नहीं, जहाँ पे आप स्वतः प्रेरणा से भी कर सकता है, और अगर आपने आवेदन दिया तो अमूमन इतने लायक तो नहीं होते एसडीएम की स्वतः प्रेरणा ले ले। आज हाई कोर्ट ने लिया है स्व प्रेरणा। कहाँ पे लिया हाई कोर्ट ने स्व प्रेरणा? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्व प्रेरणा से आज क्या किया है? सुमोटो। कोई मिनिस्टर था ना, विजय कुमार, क्या नाम था उसका, तो सोफिया कुरैशी को कहा था ये आतंकवादियों की बहन है, उस पे एफआईआर का ऑर्डर दे दिया। 4 घंटे के अंदर एफआईआर करके उसको अंदर कर। मजाक बना लिए देश में, मतलब कुछ नहीं, जो जिसके मुंह से निकल रहा है बोल दे रहा है, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के, मतलब कोई लॉ और ऑर्डर बचा ही नहीं, जो जिसके मन में आ रहा बोल दे रहा है। कुछ समाज सोच लगता कुछ बची ही नहीं है, खाली बस। सर कुंवर विजय शाह थे। हाँ कुंवर विजय शाह। हाँ, कुंवर विजय शाह लिया, स्वतः संज्ञान लिया, हाईकोर्ट कर दिया। जुडिशरी अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ना तो सब डीले हो जाए। दो चीज करना है बस, ज्यादा नहीं। जुडिशरी ना होता सर तो बहुत परेशान करते हैं लोग। अगर जैसे हम कानून में लिखते हैं कि किसी की धर्म की, किसी की भावनाओं को हाथ नहीं करना, किसी एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से नहीं लड़ाना, है ना। और ये जो जबान से सब बोलते हैं, इससे क्या होता है? यही तो सब होता है, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के मन में घृणा पैदा, ये सब यही तो है, और क्या है। तो कोर्ट अगर वास्तव में संज्ञान ले ले अकॉर्डिंग टू बीएनएस, तो ये जितने नेता, इसमें से कोई एक नेता नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर होंगे, कोई बाहर नहीं होगा, और सब सुधर जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे। तो अब देखना, अभी इसके बाद जब सरकार बदलेगी ना, तो ये बिल जरूर आएगा कि किसी भी धर्म से संबंधित प्रतीकों का, धर्म से संबंधित पुस्तकों का, धर्म से संबंधित जो उसके प्रोफेट होते हैं, दूतों से संबंधित नहीं, किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी प्रतीक का, चिन्ह का, कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति उस पे कोई टीका टिप्पणी, कोई भी अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा। ऐसा कोई एक्ट आएगा इसके बाद जो सरकार है, और उसका वही उपचार है। क्योंकि ये क्या हो रहा, धीरे धीरे करके ये एक जिसको बोलते हैं ना, अस्त्र शस्त्र बनता चला जा रहा है समाज में, घृणा का। तो बहुत अच्छा किया। अभी दिल्ली में भी कोई मंत्री है, उसके खिलाफ भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं हुई अभी तक एफआईआर। बात समझ में आई? अब दूसरा सब क्लास क्या कहता है, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल कराए जाने के पश्चात, कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे? तहजीबा है ना? तहजीबा है। यस हाँ, सर। समझ रहे हो। भूमि व उसके किसी भाग को किसी भूमि पूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है, वहां वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक हो सकती है, किंतु 3 माह से कम नहीं होगी। इसको कहीं पे बैरिक्ट में मोटे अक्षरों में ऊपर फ्रंट पेज पर लिख दीजिए। इसके पहले कौन सा सेक्शन था जिसमें पनिशमेंट की बात हुई थी? जो कोई बताएगा उसको आज इनाम मिलेगा, बस जल्दी बताना, देर नहीं, ढूंढ ढांड के नहीं। इसके पहले कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने पनिशमेंट पढ़ी थी? सर रिवीजन वाला पढ़ा था शायद। हाँ?
रिवीजन वाला नायब तहसीलदार का 21। पनिशमेंट, कारावास की सजा, वो सजा नहीं, कारावास की सजा। उसमें कारावास की सजा थी। कारावास की सजा का प्रोविजन कहाँ पढ़े थे हम लोग, याद करो, याद है किसी को? सर किसान बही में। हाँ, लेकिन बहुत देर कर दिए, टाइम ओवर हो गया, नहीं तो आज तुमको 500 रुपया हम देते। हाँ, 2 सेकंड के अंदर बता देते, 500 रुपया आज इनाम देते तुम। बहुत देर कर दिए, तो ढूंढ के बताया। नाम पहले नहीं बताया ना सर। तो इसीलिए तो नहीं बताए थे ना, अब पहले बता दिए होते तो क्या होता है, बता देते क्या? उसमें कितना है, 3 साल, उसको लिख दो सेक्शन 41 या 42 या 40, कौन सा सेक्शन है किसान भाई? सर 41 सब क्लॉज 8। 41 सब क्लास 8। 8। हर जगह अब ऐसे ही हर एक में करते हो, ये आपके माइन्यूटली स्टडी का माध्यम है। 41 होगा ना, 41। 41 है सर 41। 41 सब क्लास है। अब यहाँ पे कौन सा है, 65 सब क्लास 2। ठीक, 2 वर्ष, वहां पे कितने वर्ष है? सर 3 years which may extend to 3 years and shall also be liable with fine। फाइन है वहां पे? यस सर। कितना? सर कितना नहीं है सर, बस फाइन है। यहाँ पे कितना है? सर यहाँ पे 3,000। अप टू 3000। 3,000। इनको कहीं लिख लेना डायरेक्ट में, ठीक है? और कल से देखो, एक चीज और बता दे, चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन आप लोग वो नहीं करते। कल से आपके जो दिल्ली डीपीपी में, एपीपी पे, दिल्ली एपीपी में जितने एक्ट हैं हमको बता देना। कल एचजीएस, कल से एचजीएस की शुरू कर रहे हैं 6 से 7:30, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को पढ़ लेना, आप लोगों को मतलब इसमें आप लोगों को कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है? आप लोगों का फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। लेकिन जो लोग और हैं आपके, उनको भी आप फॉरवर्ड कर देना, और हमको बता देना कि सर ये एक्ट है, डेली का डेली हमको बता देना आप। या एक दिन अखिल दीप तुमको देना, भरे हो ना? नहीं सर, दिल्ली एपीपी नहीं भरे हैं सर, एक्सपीरियंस मांगा था सर उसमें ना। अच्छा, 3 साल का ना, हाँ। हाँ तो सर, जो मेरा भी नहीं था भरा, एक्सपीरियंस। जो भी भरा हो उसके लिए बता देना, वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है? ठीक सर। और कल कल से आप लोगों को टाइम 5 बजे हो जाएगा, ठीक है? 5 बजे हो जाएगा। और अभी इसको शेड्यूल करेंगे तो हो सकता है कि हफ्ते में थोड़ा कम ज्यादा, तो उनका 2 महीने अभी उधार कुछ नहीं ना, तो आप उनको निपटा देते, 2 महीने का उनका क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक? आप लोग चलिए आगे आइए। और ये चीज लिख लिया ना, बैरक के ऊपर लिख लेना, किसी दिन अगर किसी से मैं पूछूंगा तो तुरंत बताएगा ना, स्पीडी क्विकली, बिल्कुल तुरंत। और आज सीआरपीसी में जो कल लिखाया था सब याद हो गया है? 185(5) मिस्टर फरमान, 185(5), 187(6), सॉरी सर। 173(2), 173(3), याद है कुछ क्या हुआ था कल? कल हाफ क्लास मेरा छूट गया था क्योंकि मेरे क्यों यहाँ छूट नेटवर्क गया? प्रॉब्लम हो गई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तूफान आया था, पानी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो उसमें यूट्यूब में जाके देख लो ना, पनेसियाला क्लासेस के, उसमें पड़ा होगा, जी ठीक है सर। वीडियो सर पड़ा होगा यूट्यूब उसको। पे है सर क्लासेस। हाँ, यूट्यूब पे डाल देना। पर हाँ, तुमको याद आया,
अपर्णा तुम बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही सिंसियर लग रही हो, बाकी तो ये सब हम क्या बताए अब। माजिद, सर कौन सा वाला बताना सेक्शन? कल हमने कुछ एक्सरसाइज के लिए कहा था ना कि इसको सुमेलित करना है। जी सर, बोला था आपने। हाँ सर, लिख लिया। कौन कौन सेक्शन पे वो जरा बता डालो एक बार, बोलो जल्दी से फटाफट। तुम लोग जब तक इसको मांझोगी नहीं ना, ये सब छिपा रहेगा इसे। 173 का क्लॉज 4, हाँ। 175 का क्लॉज 3, हम्म। 180 का क्लॉज 2, हाँ। 184 का क्लॉज 6, हम्म। 185 का क्लॉज 5, हम्म। और 187 का क्लॉज 2, हम्म। और सर 173 का फर्स्ट का क्लॉज सेकंड भी था। 170 173 का फर्स्ट का सेकंड क्लॉज। और 187 का कुछ था। हाँ सर, 7 का 5, सब क्लॉज, 6, 9 सब 9, क्लॉज, 6 सब क्लॉज 5, तीनों था। 5, तुमने 6, कौन 9। 5 हाँ, 6 9। 9 में क्या था। सर सर 9 में वो 9। समन केस का था, टाइम हाँ, लिमिट दी है उसमें 6 में क्या अराउंड। था। तो सर 6 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, हाँ, तो अगर वो एग्जीक्यूटिव होता है मजिस्ट्रेट। सब क्लास 7 दिन का। 187 का सब क्लास 6। और एक और 184 का सब क्लास 6 है क्या, 184 का। यस सर, उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर वाला है। हाँ, मेडिकल। रजिस्टर्ड मेडिकल 186 प्रैक्टिशनर। 184 का है ना, 84 का। हाँ सर, हाँ 7 दिन के अंदर होती है रिपोर्ट। याद हो गया ना। इस तरह से 2 4 बार कर लोगे ना तो जिंदगी भर क्या, हमेशा के लिए याद हो। तो वो एक जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में यही तो होता है। आप एक ही सेक्शन को दिन भर रखते हो, 4 बार रखते हो। अरे वो 187 में क्या हुआ, पहले 167 था, 187 के 8 में चले जाओ, 170। इस सारे सेक्शन याद है ना, आज तक अभी तक याद है ना। सर तो बहुत याद। बार बार इसको जब तक सब्जेक्ट चलता है, बार बार रिवाइज करते रहो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। सब याद हो जाएगा। चलिए। प्रोवाइडेड दैट कहता है यहाँ पे, न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोषी सिद्ध करते हुए ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे, माजिद उसको तहजीबा को बोल देना कि अभी बहुत टाइम है, 15 जून है, अभी बहुत दिन है। अगर तो अभी छोड़ देगी तो फिर वहां से उसको जब ऑनलाइन बोल रही फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो ऑनलाइन जब तक हो, जब तक लेती रहो, जब 2 4 दिन 10 दिन डिस्टर्ब हो तो फिर छोड़ देगी। उसमें नुकसान हो जाएगा ना, उसका कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। सब फिर कहेगी सर सब भूल गए, आप क्या करें। अरे कितने अभी दिन बोल आज, दूंगा सर। 15 हो गई अभी, 15 हो गई, 1 महीने अभी है। दिन और पढ़ ले, उसके बाद छोड़ देगी फिर। हाँ सर, अभी शॉपिंग के लिए गई, अभी आगे बोल दूंगा। हाँ, करती रहे अपनी शॉपिंग, क्या कोई मना किया है। ऑनलाइन ही कर ले, कोई जरूरी नहीं कि ऑफलाइन है। ऐसे जुर्माना जिसे वसूल किया जाए का संपूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिए क्षति स्वरूप दिया जाए, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। ठीक है। अगर तहजीबा ने कर लिया है कब्जा और कुछ अगर नुकसान हो गया तो उसे देना पड़ेगा। धारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में मामले का संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय के किसी भी स्तर पर शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान कर दिया जाता है कि संहिता के उपबंधों को उल्लंघन में अभियुक्त का ऐसी भूमि पर अभियोग है जिसमें ऐसी कार्रवाई संबंधित हो और आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिए हकदार हो, तो न्यायालय संक्षिप्तता मामले के अंतिम अवधारण को लंबित रखते हुए ऐसी भूमि को अभियुक्त को खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है। हेलो, क्या हुआ। हाँ। जहां उपधारा 2 के अधीन किसी कार्रवाई में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, वहां उपधारा 2 के अधीन पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी। ये आपका। और जहां किसी कार्रवाई में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोषमुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निर्देश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाए। ठीक है। इसमें सीआरपीसी की किस धारा बात होते हुए भी उधर किसी अपराध का संक्षिप्त समरी ट्रायल होगा यहाँ पे। ठीक है, समरी ट्रायल से इसका निपटारा होगा अगर कोई अभियोग बनता है।
क्योंकि 2 साल का है ना। और त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय के में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे उप जिला अधिकारी की श्रेणी के नीचे का ना हो। उपबंधों के अधीन बीएनएसएस के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के संबंध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगी। कोर्ट के ऊपर होता, किसी को भी कुछ बना दे, है ना। मुर्गे को वो गधा बना सकती है, गधे को मुर्गा बना सकती है। और दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा, ये बता देना तहजीबा को, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना, ऊपर ही नोट कर देना कि ये अपराध जो है किसी के जमीन पे कब्जा करना, यानी राज्य सरकार की जमीन पे कब्जा करना, संज्ञेय और गैर जमानती होता है। ठीक। अब अगर मान लो यही जमीन का आवंटन है, जैसे अभी फरमान जी ने कहा कि कौन प्रपोजल करता है, प्रधान जी अगर प्रपोजल किए और उल्टा पुल्टा कर दिए, सेक्रेटरी साहब मिलकर, ठीक है, पैसा ज्यादा ले लिए, जिसको उसका नाम चढ़ा दिए, जिससे नहीं मिला उसको, ठीक है, तो ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या करेंगे अगर मान लो किसी का गलत पट्टा हो गया तो क्या करो? किसी का अगर पट्टा गलत हो गया तो क्या कर सकते? कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। कलेक्टर साहब क्या करेंगे? धारा 64 के अधीन किए गए भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच की जाएगी, आपने सही किया या गलत। और ऐसे आवंटन द्वारा जो पीड़ित पक्ष है, गुस्सा क्षुब्ध व्यक्ति है, उसने आवेदन दिया और उस आवेदन की वो जांच करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है, तो वो आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटित तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले अन्य व्यक्ति का अधिकार और हित समाप्त, ठीक है, निपट्टा कैंसिलेशन। और एक के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये भी नोट कर लेना। ये जो नोट, जो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट नोट करके हमको फरमान, मिस्टर फरमान, आप जहां जहां हम फोकस कर रहे हैं, जहां जहां हमारे भाषा में उतार चढ़ाव आ रहा है, वहां वहां सेक्शन डालिएगा। सेक्शन में अथॉरिटी डालिएगा, अथॉरिटी, और अथॉरिटी के बाद उसके काम को डालिएगा। काम का मतलब आवंटन रद्द करना है, कर दिया है, फिर कब तक उसका समय सीमा होता है, 3 वर्ष तक का होता है, और कलेक्टर का यहाँ पे आदेश ठीक है। तो इसको लिख के एक शॉर्ट नोट से एक पेज का बना के रख लीजिए, आज न सही कल बहुत काम आता है। फिर अब जब आबादी की भूमि के सब निस्तारण हो गया है, ना तो किसी को गलत दिया गया सही, ना तो किसी ने किसी के जमीन पे कब्जा किया, यानी कि यूं कह लो कि हमारी ग्राम सभा में जो भूमि का आवंटन हुआ है इसके लिए, आवास के लिए, आबादी के लिए, वो फ्रेश रहा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अब मान लो जो हमारी
ग्राम पंचायत की कोई संपत्ति है, अगर उसको डैमेज किया जाता है, उसका मिसयूज किया जाता है, गलत तरीके से उस पर ऑक्यूपेंट होता है, तो वहां पे क्या होगा, तो ये धारा 67 बोलती है। धारा 67 और 68 आपके लिए काफी उपयोगी है, ठीक है। धारा 67 और 68 आपके लिए काफी उपयोगी धाराएं हैं। ये दोनों धाराएं का बहुत ज्यादा विवादित भी रहती है, विवादित इन द सेंस कि इसमें विवाद भी ज्यादा आता है। तो ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई या सौंपी गई समझी कोई भूमि, कोई संपत्ति अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकारी इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्य रूप में अधिभोग में हो, वहां यथास्थित भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीति से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित। ठीक, किसको सूचित करेगा? सहायक कलेक्टर। फिर जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहां वो संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक ना हो की वसूली की जाए और क्यों ना उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। पूछे ना, नोटिस जारी की गई और नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर और ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इसके लिए अनुज्ञा करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और ये निर्देश दे सकता है कि यथास्थित संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत उपयोग के लिए प्रतिकर की धनराशि राजस्व के बकाये के रूप में। यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति धारा 2 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग का गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है, तो नोटिस को वो खारिज कर। बहुत सीधी सी बात है। अगर सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता। इसी बात के होते हुए इस धारा के उपबंधों के अधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उस धारा 5 के अधीन अंतिम होगा। इसका सहायक, ठीक। इसमें सेटलमेंट की भी बात की गई है। धारा 67A में सेटलमेंट की बात है इसमें। सेटलमेंट का मतलब ये कि जैसे आपको जो सार्वजनिक जो भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित ना हो, कोई गृह निर्माण किया गया हो, जैसे बंजर जमीन पड़ी हुई हमने उस पे निर्माण कर लिया है और वो ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान, तो ऐसे ग्रह का स्थल ग्रह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाए वो रद्द किया जाए, यानी उसके घर को नहीं तोड़ा जाएगा और वो कहा जाएगा ठीक है तुम। और फिर धारा 64 की धारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार ना हो धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे ग्रह के स्थल का इस संहिता अंतर्गत किसी बात के होते बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर विहित किए जाएंगे ऐसे ग्रह के स्वामी के साथ किया गया संबंध। यानी उस वहां पे भी 2000 तक आपने बना लिया है किसी आबादी स्थल पे या किसी उस पे, अब सरकारी पट्टेदार आप न रहे हो
तो उसमें भी आपका सेटलमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अभी नजूल नजूल की भूमि पे जो आदेश आया था कि भाई आपने नजूल की भूमि पे अगर कब्जा कर लिया है, तो या कब्जे में हो या किसी ने आपको बेच दिया है, आपने उसको कब्जा कर लिया है, तो आप उसका कितना परसेंट जमा करना पड़ा? 40%। फराह है कि चली गई? चली गई, गायब हो गई ना? चली गई। हाँ, तो सब गायब हो जाते। ठीक है, तो वो 40% तक उसको दे के उसको अपने नाम करवा सकते। तो ये सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेटलमेंट आप कर ले। गांव गांव सभा की जमीन पे आपने घर बना लिया, तो आपके घर के टूटने का अंदेशा नहीं, लेकिन शर्त ये है कि वो 2000 को बना रहा हो या 2012 तक बना रहा हो। ठीक है। अब गांव की निधि, गांव फंड, इसको अब कल पढ़ेंगे। गांव फंड और समेकित गांव निधि, ये 3 सेक्शन है, तो कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है।